हेलो एवरीवन, टुडेज क्लास गोइंग टू बी वेरी प्रोडक्टिव। और मेरे साथ ही पूरा करते जाना, पूरे क्लास मेरे साथ करते जाना। आपको दोबारा पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ना ही दोबारा नोट्स खोलने का ज़रूरत पड़ेगा। मैं ही सब कुछ याद करवा दूंगा क्लास में ही, ठीक है ना। तो ढंग से करना। एंड इट इज़ थर्ड पार्ट, 2 पार्ट ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में होगा। और ये इसका सोर्स क्या क्या है, सोर्सेस है जीसी लियोंग है और एनसीईआरटी है आपका चैप्टर 10 आपका फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11 का, ठीक है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वेदर सिस्टम क्या होता है, पहले ये समझो कि ये डेवलप कैसे होता है, ठीक है ना। तो इसका शुरुआत होता है एयर प्रेशर से। तो एयर प्रेशर आपको पता है कि कैसे शुरू होता है। तो ये मानो कि आपका एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है। तो अगर यहाँ पे इंसुलेशन, आप किसका इंसुलेशन, आपका सनरेज का, रुक जाओ एक मिनट, इसका मानो सनरेज का ये प्लेस है, ये प्लेस है। तो यहाँ पे अगर सनरेज ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे हीटेड ज़्यादा होगा ये प्लेस। अगर हीट ज़्यादा प्लेस होगा ये, तो यहाँ का एयर कहाँ ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा एयर। तो जब एयर यहाँ पे बचेगा ही नहीं, तो यहाँ पे एयर का डेंसिटी घट जाएगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी उतना ही एयर था, तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो लो प्रेशर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ लेस डेंसिटी ऑफ एयर। वहाँ पे डेंसिटी कम रहेगी एयर का, वहाँ पे लो प्रेशर होता है। समझ में आ रहा है। और जहाँ पे भी डेंसिटी एयर का ज़्यादा होगा, जहाँ पे भी देखो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है एयर का, तो यहाँ पे हाई प्रेशर है। यहाँ पे लो डेंसिटी है तो यहाँ लो प्रेशर है। समझ में आ रहा है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट सो हीटिंग एंड कूलिंग इज द मेन रीज़न फॉर द वेरिएशन ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर का मेन रीज़न ही होता है हीटिंग एंड कूलिंग। समझ में आ रहा है। आइए, मैंने ये भी बता दिया कि जहाँ पे भी कूलर होगा वहाँ पे हाई प्रेशर होगा, जहाँ पे भी हॉटर होगा वहाँ पे लो प्रेशर होगा। एक दूसरा पहलू होता है, एक दूसरा फेस होता है एयर प्रेशर का। इट इज़ ड्यू टू एल्टीट्यूड, हाइट के वजह से। तो हाइट के वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा पहाड़ पे अब चढ़ते हो तो वहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है, इसलिए हम लोग सूट पहन के जाते हैं। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे जो सूट पहन के जाते हैं, लेकिन जैसे ही पहाड़ पे चढ़ते हैं, जैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे उनको लगता है कि सफोकेशन हो रहा है, चाहे उनको लगता है कि जैसे उनके कान से खून निकल जाएगा, नाक से खून निकल जाए। इट इज़ ड्यू टू लेसर प्रेशर, एयर प्रेशर। और वो सूट क्या करता है, बैलेंस करता है आपका ब्लड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करके रखता है। समझ में आ रहा है। तो अब एल्टीट्यूड के साथ क्या होता है, एल्टीट्यूड के साथ जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो देख रहे हो ये जो डेंसिटी एयर का है घटते जा रहा है। और मानो आप यहाँ पे खड़ा हो, तो आपके ऊपर ये पूरा एयर का जो कॉलम है ना, आपके सर के ऊपर आ रहा है, पूरा इतना एयर का कॉलम। तो इसका पूरा का पूरा वेट आपके सर के ऊपर आ रहा है। तो अगर वेट जितना ज़्यादा सर के ऊपर आएगा, एयर प्रेशर उतना ही पड़ेगा। लेकिन मानो आप यहाँ पे चले गए, तो यहाँ पे तो आपके ऊपर इतने ही एयर का प्रेशर आ रहा है ना, इतने एयर कॉलम आ रहा है आपके सर के ऊपर। जब इतना आएगा तो आपके ऊपर कम प्रेशर आएगा। दैट्स व्हाई वी सेड कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं हमारा एयर प्रेशर घटते जाता है। और उसका मैंने एक वो भी दे दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया कि जैसे जैसे आप 10 मीटर अगर हाइट पे जाओगे, 10 मीटर अगर ऊपर जाओगे तो आपका 1 MB घट जाएगा। 1 MB मिली बार, दिस इज मिली बार, ठीक है ना। 1 मिली बार आपका घट जाएगा प्रेशर। और इसका जो मेन जो SI यूनिट होता है वो बार होता है एयर प्रेशर का। और उसको अगर कन्वर्ट करोगे मिली बार में, जैसे होता है ना 1 मीटर में कितना mm होता है, तो 1000 mm मिलीमीटर। वैसे होता है 1.013 बार में कितने मिली बार होगा, तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये मैंने दिखा रखा है, ये वाला चीज़ मैंने ये क्या दिखा रहा है कि लो प्रेशर जहाँ पे होगा वहाँ हॉट एयर आएगा, हॉट मतलब यहाँ पे हीटेड होगा ये रीजन, तो यहाँ हॉट एयर ऊपर उठेगा और ऊपर में क्लाउड बनेगा। फिर ऊपर में जैसे क्लाउड उठेगा, तो हमेशा याद रखना, अगर नीचे में कोई भी क्लाउड ऊपर उठ रहा है तो यहाँ पे आपका ट्रोपोस्फेयर का लेयर खत्म हो जाता है। ट्रोपोस्फेयर का जैसे खत्म होगा तो डाइवर्ज करेगा। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे भी बहुत डाउट होता था कि हो सकता है स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों नहीं चला जाए भाई। तो ऐसा नहीं जा सकता। अगर आप मेरा पहला लेक्चर देखोगे ज्योग्राफी का, तो उसमें मैंने बता दिया है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर घटते जाता है ट्रोपोस्फेयर में, लेकिन जैसे हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर में एंटर करते हैं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ इसलिए इस पोजीशन के बाद से हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। तो खुद सोचो, ये ठंडा एयर है, ये कूल एयर है, ये वाला पार्ट, और ऊपर में आपका गर्म हवा है। तो अब खुद सोचो, ये ठंडा वाला गर्म के ऊपर क्यों जाएगा। कॉमन सेंस लगाओ ना,
ठंडा तो हमेशा नीचे रहना चाहेगा ना, गर्म के नीचे रहना चाहेगा, गर्म हवा ऊपर रहता है, ठंडा हवा नीचे रहता है, तो ये तो कभी ऊपर उठना ही नहीं चाहेगा। तो इसीलिए दिस इज़ कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन, तो ये नीचे में ही जाता है। दिस इज़ कॉल्ड, अगर यहाँ पे ऊपर उठ रहा है तो ऊपर में डाइवर्जेंस होगा, नीचे में अगर कन्वर्जेंस है, नीचे में अगर कन्वर्जेंस है तो ऊपर में क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस होगा। सभी जगह ट्रू होगा। मैं इसको अभी आगे के लेक्चर में अच्छा से समझाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो ये अगर ऊपर उठ रहा है तो ये डाइवर्ज होगा ऊपर में, फिर से ये नीचे आके कन्वर्ज होगा, यहाँ पे आके फिर से कन्वर्ज होगा। समझ में आ रहा है? और फिर ये डाइवर्ज होगा नीचे आके, तो ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस लगा रहता है। ठीक है। और जहाँ से ये उठता है यहाँ लो प्रेशर होता है, जहाँ पे भी ये गिरेगा, जहाँ पे भी गिरेगा ऑफकोर्स वहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगा एयर का, वहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इतना नहीं समझ में आ रहा है? फिर से बता देता हूँ, मेरे साथ ही याद करते चलो, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देखो हॉट एयर है तो हॉट एयर ऊपर जाएगा क्योंकि उसका डेंसिटी कम है। फिर ये कूल होगा, कि कूल होगा उसके बाद डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज मैंने बताया ना कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर उठ ही नहीं सकता है, तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर उठ ही नहीं सकता है तो डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करेगा तो फिर अब इसको कन्वर्ज भी करना है। एक बार उठेगा तो ऐसा तो है नहीं चलते रहेगा, इसको फिर गिरना है नीचे, और जहाँ पे भी एयर गिरेगा उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग पॉइंट। और जहाँ पे भी कन्वर्जिंग पॉइंट होगा तो आपको पता है कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर जोन। समझ? उसके बाद फिर जैसे नीचे गिरेगा फिर से डाइवर्ज कर जाएगा। राइट। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नॉट ऑब्जर्व स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन कि हम लोग स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड क्यों नहीं करते हैं। हम लोग जैसे इस प्लेस से इस प्लेस में स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल विंड देखते हैं, लेकिन हम लोग का ऊपर में क्यों नहीं दिखाई देता है स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। समझ में आ रहा है? ग्रेविटी ऊपर तो जाना चाहता है, ऊपर में क्या होता है, ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ऊपर उठना चाहता है एयर, लेकिन हमारा ग्रेविटी उसको नीचे पुल कर देता है, और जैसे नीचे पुल कर देता है उसका वेलोसिटी घट जाता है। यही मैंने दिखा रखा है। ये मेरा प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है ये समझो। ये आपका हाई प्रेशर है, मानो ये आपका हाई प्रेशर है, ये आपका लो प्रेशर, ऐसे समझो। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो डिफरेंस क्रिएट होता है, दिस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, ये वाला प्लेस है, ये वाला प्लेस है, इसमें जो प्रेशर में डिफरेंस आता है, और वो जो प्रेशर को मल्टीप्लाई करोगे उस प्रेशर से को जब मल्टीप्लाई करोगे एरिया के साथ, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है? दिस इज, तो ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, ये वर्टिकल आ जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी प्रेशर। अच्छा समझना है इस चीज़ को। ये इसी टॉपिक पे, इसी कॉन्सेप्ट पे 2 साल लगातार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो इसमें समझना है कि क्या होता है। पहले तो ये समझो कि दिस इज इक्वेटोरियल, जहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, और ये है इक्वेटोरियल लो। इक्वेटोरियल लो इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होता है सन का, और सन का हीटिंग इफेक्ट होता है तो यहाँ से एयर ऊपर उठता है। एयर ऊपर उठता है तो फिर से डिसेंड करेगा, तो जहाँ पे डिसेंड करेगा और डेंसिटी हाई हो जाएगा, मैंने अभी बताया। तो जहाँ पे डेंसिटी हाई हो जाएगा उसको हम लोग सब ट्रॉपिकल हाई बोलते हैं। फिर यहाँ पे जैसे ही आपको मैंने बताया कि जब ये गिरेगा एयर, तो फिर अब क्या होगा बताओ? फिर ये इस डायरेक्शन में जाएगा, डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्ज करेगा तो फिर यहाँ से उठेगा। तो जहाँ पे भी एयर ऊपर उठता है वहाँ पे क्या हो जाता है, लो हो जाता है, तो इसको हम लोग सब पोलर लो बोलेंगे। और फिर जहाँ पे उठेगा तो फिर कहीं पे फिर से गिरेगा, दिस इज कॉल्ड पोलर हाई। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? तो ऐसे इसको समझो कि आपका ये रीजन है। इसको अच्छा से विजुलाइज करो, विजुलाइज करोगे तभी होगा। जैसे कि आपका ये अर्थ है ना, तो अर्थ को इस साइड से देखो, इस साइड से, यहाँ से देखो। तो यहाँ से देखोगे तो आपको जो ये लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये इक्वेटोरियल वाला, ये वाला लाइन, वो आपको एक सिर्फ डॉट की तरह ऐसे दिखाई देगा, एकदम साइड से देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से एयर उठा था, एयर उठा, गिरा, तो ये इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला पॉइंट को हम लोग, ये जो ऊपर उठ रहा था यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लो प्रेशर। यहाँ पे लो प्रेशर हो गया। यहाँ जहाँ पे गिरा था यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। अब फिर जब गिरेगा तो फिर मैंने क्या बताया था, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, डाइवर्ज होगा, अब फिर से यहाँ पे आएगा तो फिर से अब उठेगा। समझ में आ रहा? अब फिर से ये ऊपर उठेगा तो 2 साइड में बढ़ जाएगा, एक इधर एक इधर, और ये फिर से गिरेगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रेशर को हम लोग हाई प्रेशर बोलते हैं। जहाँ पे ये उठ रहा है फिर से यहाँ लो प्रेशर, अब फिर से ये गिरेगा फिर से हाई प्रेशर। समझ में आ रहा है? तो इसको तो हम लोग इक्वेटोरियल लो बोल दिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब ट्रॉपिकल में है ना, सब ट्रॉपिकल में, तो इसको सब ट्रॉपिकल हाई बोलेंगे।
सब ट्रॉपिकल हाई बोलेंगे। ये लो प्रेशर है लेकिन किस रीजन में चला जाता है, ये किस रीजन में चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है, तो इसको हम लोग सब पोलर लो बोलेंगे, सब पोलर लो। समझ में आ रहा है, पोलर लो। और ऐसे ये कहाँ पे आके गिर रहा है, ये आके गिर रहा है आपका पोलर हाई में, तो हम लोग इसको बोलेंगे हाई प्रेशर। कौन सा हाई प्रेशर, पोलर हाई। समझ में आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इस ऐसे नाम दे देंगे। और इसको एक चीज़ और याद रखना है, ये जो आपका जो सर्कुलेशन बन रहा है ना, ये वाला सर्कुलेशन, इसको हम लोग बोलते हैं हैडली सेल, हैडली सेल। इसको बोलते हैं फेरल सेल, फेरल सेल। इसको बोलते हैं पोलर सेल, पोलर सेल। इतना याद रखना। और दूसरा चीज़ और याद रखो, ये देखो ये क्या है, ये आपका वार्म करंट है, ये वार्म एयर है, और यहाँ पे ये नीचे डिसेंड किया और फिर से ये यहाँ से ऊपर उठा था, लेकिन ये कहाँ से, सब पोलर से ऊपर उठा था, तो यहाँ से थोड़ा सा ठंडा हवा भी आ रहा है। समझ में आ रहा है, यहाँ से ठंडा हवा भी आ रहा है। तो ये दोनों का जो यहाँ पे जो मिलते हैं ना, वहाँ पे एक करंट जनरेट होता है जिसको बोलते हैं जेट, जेट करंट। समझ में आ रहा है, जेट एयर। तो इसको जेट करंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिसका नाम है हेनरिच, हेनरिच, और उन्होंने दिया था 1939 में इसको नेमिंग किया था। क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, आपने देखा होगा कि वर्ल्ड वार टू के समय बहुत सारे जेट ऊपर उड़ते थे, तो उनको लगता था कि जब मैं जेट उड़ा रहा हूँ तो कभी कभी मेरा फ्यूल बहुत कम ख़त्म हो रहा है और कभी कभी फ्यूल बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहा है। तो उनको लगा कि ऐसा क्या हो रहा है, तभी उन्होंने जब बहुत अच्छा से उसको पता किया तो पता चला कि ऊपर में कोई 30,000 फीट पे कुछ ऐसा एयर चल रहा है जिसके वजह से ऐसा जेट फ्यूल कम या ज़्यादा हो रहा है। समझ में आ रहा है, इसलिए इसका नाम हम लोग जेट करंट रख दिए हैं। और वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे जो ये वाला जो पोजीशन है ना, जहाँ पे कि आपका पोलर सेल और फेरल सेल मिल रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग इसको भी जेट करंट ही बोलते हैं, जेट करंट। लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जेट, सब ट्रॉपिकल जेट। इसको बोलते हैं पोलर जेट। समझ में आ रहा है, पोलर जेट। ये सब कुछ आपका नोट्स में मिल जाएगा, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस समझते जाओ। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया कि हेडली सेल किसको बोलते हैं, फेरल सेल किसको बोलते हैं। मैं इसमें कन्फ्यूज रहता था, फेरल हेडली, ये दोनों कन्फ्यूज रहता कि फेरल किसको कहते हैं, हेडली किसको। तो हमेशा याद रखना, एफ ABCDEFGH होता है ना, तो एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, उसके बाद एच आता है। तो एफ के बाद जी तो है नहीं तो एच आएगा। समझ में आ रहा है, तो एफ के बाद एच आएगा। ऐसे करके याद रखो, मैंने ऐसे याद रखा था, ठीक है ना। यहाँ पे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, यहाँ पे पोलर जेट स्ट्रीम। एक चीज़ और याद रखना, ये जो आपका जो जेट स्ट्रीम है ना, वो कभी भी सीधा नहीं चलता है, सीधा ऐसे नहीं चलेगा कभी भी। कैसे चलेगा वो, ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा। और ऐसा क्यों चलता है, क्योंकि अब मैंने बताया ना, ये क्या है आपका वार्म करंट है, वार्म एयर है, ये आपका क्या है, थोड़ा थोड़ा कोल्ड एयर भी आ रहा है, हल्का हल्का। तो ये दोनों का जो मिक्स होता है ना, उसके वजह से ये रोसबी वेव बनता है, रोसबी। इसको क्या बोलते हैं, रोसबी, रोसबी वेव। समझ में आ रहा है, इसको बोला जाता है। अब टेढ़ा मेढ़ा बनता है। समझ में आ रहा है। वैसे सेम टू सेम यहाँ पे एक पोलर आ रहा है, ठंडा आ रहा है, गर्मी आ रहा है, दोनों मिलते हैं तो उसके बाद वो रोसबी वेव बनता है। इतना समझ में आ रहा है। तो मैंने आपको जेट स्ट्रीम भी अच्छा समझा दिया। अब दूसरा समझो कि आपका ये जो टॉपिक था कि वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है, तो इट इज़ ड्यू टू इंसोलेशन ऑफ सन ऑन अर्थ। अर्थ पे जो इंसोलेशन हो रहा है ना, उसके वजह से हो रहा है। और अर्थ पे इंसोलेशन होता कैसे, ये समझा देता हूँ। देखो, अच्छा समझना है इस वाले पॉइंट को, अच्छा समझना है इस चीज़ को। देखो, ये अपना अर्थ है, अर्थ है अपना ये। तो यहाँ से सन रेज जब आएगा तो ये क्या है, विंटर सोल्स्टिस है। विंटर सोल्स्टिस का मतलब क्या आता है, जहाँ की आपका जो रात होगा ना, सबसे रिसीव्स डायरेक्ट रेज कहाँ पे हो रहा है, कैप्रिकॉर्न। ये देखो, ये आपका अगर इक्वेटर है तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। समझ में आ रहा है, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा। बस दो ही चीज़ पे फोकस करना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बस अभी इतने ही फोकस करो, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट नाइट होता है उस दिन, उसी को हम लोग बोलते हैं विंटर सोल्स्टिस। समझ में आ रहा है, विंटर सोल्स्टिस में क्या होता है, लॉन्गेस्ट नाइट होता है एंड शॉर्टेस्ट डे होता है।
तो होता क्या है कि यहाँ पे जो देख रहे, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा डायरेक्ट जो रेज जो है सन रेज कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब देखो यही हाथ घूमते घूमते कहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे पहुँचा। यहाँ पे पहुँचा तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स का मतलब होता है जहाँ डे एंड नाइट बराबर होता है, अंडरस्टूड। वहाँ डे एंड नाइट बराबर होगा, और वो कौन सा होता है दिन, 21 मार्च, और डे एंड नाइट बराबर है 21 मार्च को। अब अच्छा समझना, वहाँ पे कहाँ पे रे गिर रहा है, वहाँ पे गिर रहा है आपका इक्वेटर पे, अंडरस्टूड। देख रहे हो कहाँ कहाँ पे हम लोग नाचे हैं अभी तक जाके, हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से शुरू किया और कहाँ पे पहुँचे अभी, इक्वेटर पे। अब आगे जैसे ही बढ़ोगे फिर से तो ये कहाँ पे जाएगा, इक्वेटर पे तो ऑलरेडी हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम लोग आएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका नाम हम लोग ने क्या दिया है, इसको हम लोग नाम दिए समर सोल्स्टिस। समझ में आ रहा है। आइए 21 जून को होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, रिसीव्स डायरेक्ट सनरेज। कहाँ पे डायरेक्ट सनरेज आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। अब फिर से नाच के कहाँ पे आएंगे, फिर से हम लोग इक्वेटर पे आएंगे। तो देख रहे हो कहाँ पे हम लोग जनरली तीन जगह ही खेल रहे हैं, ये इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ, इसी के बीच में हमारा सनरेज मेनली जो डायरेक्ट सनरेज की बात कर रहा हूँ वेरी कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो इसी के बीच में हमारा प्रेशर ग्रेडियंट भी वेरी करते रहेगा, नाचते रहेगा। समझ में आ रहा है। कभी हमारा जो ITCZ जिसको बोला जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जहाँ पे कि आपका मेन प्रेशर बेल्ट काम करता है, लो प्रेशर बेल्ट काम करता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, वो इसी के बीच में नाचते रहता है। समझ में आ रहा है। तो यही मैं अभी बताने जा रहा था कि इसी के बीच में ये जोन और ये जोन के बीच में आपका वेरी करते रहेगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ITCZ जिसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है। वही यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है कि आपका जो यहाँ पे जो मैंने लिख भी रखा है, दीज प्रेशर बेल्ट्स आर नॉट परमानेंट इन नेचर, दे ऑसिलेट विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन विंटर सीजन दे मूव साउथवर्ड एंड इन समर नॉर्थवर्ड। ये कॉमन सेंस वाली बात है ना, कि अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो विंटर में किधर मूव करेगा, साउथवर्ड ऑफ कोर्स। अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो विंटर में कहाँ पे आ गया था बताओ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आ गया ना। तो ये साउथवर्ड ही तो है, ये अर्थ अगर है तो ये आपका इक्वेटर है, तो नीचे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो साउथवर्ड ही तो मूव किया ना। और जैसे ही अगर आप गर्मी में जाओगे तो कहाँ पे चला गया था बताओ, चला गया था आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो नॉर्थवर्ड मूव कर गया। यही यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आ रहा है। तो ये तो मैंने समझा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। मैंने पूरा कोशिश किया बताने का, ठीक है। अब आ जाओ फोर्सेस अफेक्टिंग वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। सबसे पहले आपको बता देता हूँ एक सिंपल सा चीज़ जो मुझे डाउट होता है वो आपको भी मैं बता देता हूँ। देखो मुझे क्या डाउट होता था कि विंड का नेमिंग कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जिस डायरेक्शन से विंड आता है ना, जैसे आ रहा है नॉर्थ ईस्ट से, तो उसका नाम नॉर्थ ईस्ट विंड होगा। जिस डायरेक्शन से आ रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उससे नाम नेमिंग नहीं होता। जिससे आ रहा है, जैसे कि मैं बोलूँ कि वेस्ट से आ रहा है तो इसका नाम वेस्टर्लीज हो गया, ईस्ट से आ रहा है तो इसका नाम ईस्टर्लीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। नॉर्थ से आ रहा है तो नॉर्दर्ली हो जाएगा। मैं ऐसे नेमिंग के लिए बता रहा हूँ कि जिस डायरेक्शन से आएगा ना विंड उसी के ऊपर नेम होता है, जिधर जा रहा है उस पर नेम नहीं होता है। समझ में आ रहा है। होप यू आर गेटिंग दिस। अब आ जाओ हम लोग फोर्सेस अफेक्टिंग वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। सबसे पहला क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट। मैंने अभी बताया कि प्रेशर ग्रेडियंट, जैसे यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है, यहाँ पे कम प्रेशर है, तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगा, उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। दूसरा आता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है कि कंटिनेंट है तो उस पर पहाड़ है और भी बहुत कुछ है, तो वहाँ जब अगर एयर फ्लो करेगा तो उसको बहुत फ्रिक्शन मिलेगा, तो मोर फ्रिक्शन कॉन्टिनेंट पे रहेगा। समझ में आ रहा है। तो वो भी इफेक्ट करता है। कोरियोलिस फोर्स, ये समझना, अच्छा समझना कोरियोलिस फोर्स, इसको अच्छा समझना। समझ में आ रहा है। इसको ढंग से समझाता हूँ। देखो इसको अच्छा समझोगे तब समझ में आएगा। मानो कि आपका ये अर्थ है, अच्छा समझना, इसको अच्छा से समझा देता हूँ कोरियोलिस फोर्स को। ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका अर्थ है। तो मुझे ये बताओ, ये अब अगर आपका अर्थ है तो यहाँ इसके ये जो एक्सिस है इसके अकॉर्डिंग रोटेट कर रहा है अर्थ, आपका
रोटेट कर रहा है चारों साइड से, ऐसे ऐसे रोटेट घूम रहा है अर्थ। तो मुझे बताओ कि ये इस पार्ट पे ज़्यादा रोटेशनल वेलोसिटी होगा या इस पार्ट पे ज़्यादा रोटेशनल वेलोसिटी होगा। कोई भी बता देगा कि यहाँ पे ज़्यादा वेलोसिटी होगा, यहाँ पे कम होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बचपन में अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का है तो जानता है कि कोई भी चीज़ अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है ना, ये एक्सिस है, इसके चारों साइड में इसको अगर ऐसे से घुमाऊँ तो यहाँ पे जितना ज़्यादा इस एक्सिस से डिस्टेंस होगा उसको इसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। एंगुलर वेलोसिटी इसको बोला जाता है ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो इसके रेडियस को, तो उसका वेलोसिटी v उतने ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं इक्वेटर पे हमारा जो इसको बोला जाता है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी जो होगा ज़्यादा होगा कहाँ पे? पोल के रिस्पेक्ट में। तो पोल पे हमारा पहली बात तो बस सिंपल सा टर्म याद रखो कि यहाँ पे वेलोसिटी कम होता है, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होता है। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो बस ऐसे याद रखो कि यहाँ पे वेलोसिटी कम है, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है। अब समझना, कोरियोलिस फोर्स समझा रहा हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अब यहाँ पे अगर वेलोसिटी कम है, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, तो मानो कि अभी ये रुका रहता, मानो अभी ये अर्थ रुका हुआ है, तो यहाँ से अगर कुछ भी फेंकोगे तो कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ से अगर कुछ भी फेंकोगे तो सीधा आएगा। अगर अर्थ रुका हुआ है तब की बात बता रहा हूँ। लेकिन जैसे ही अगर आपने अर्थ को चला दिया, जैसे अर्थ अभी चल रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम है, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, तो कुछ फेंकोगे तो यहाँ तक आते आते आपका इक्वेटर तक आते आते तो पीछे पड़ जाएगा ना। नहीं समझ में आया? जैसे मैं बोलूँ कि ऐसे समझो कि आप ये गाड़ी है, आप इस गाड़ी जा रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से, एक दूसरा गाड़ी है जो जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। इस गाड़ी से अगर आप सीधा ऐसे कुछ फेंक दो तो इस गाड़ी पे पहुंचेगा क्या? ये तो आपका आगे चला गया है गाड़ी, ये तो पीछे ही रह गया, तो आपका बॉल तो यहीं पे गिर जाएगा ना। गाड़ी आगे चला जा चुका है। सेम टू सेम यहाँ पे है, यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपने कुछ बॉल फेंका ऐसे सीधा, तो ये पॉइंट जो आगे जा चुका है, यहाँ पे जा चुका है, तो आपका बॉल यहाँ पे रह गया। समझ में आ रहा है? दैट्स वाई वी से कि अगर ऊपर से कोई बॉल, कोरियोलिस फोर्स में क्या होता है, अगर ऊपर से आपने कोई बॉल इधर फेंका, इस डायरेक्शन में फेंका, तो इट विल ऑलवेज लैग बिहाइंड। इधर जाएगा वो, ये जाना चाहता है ऐसे लेकिन चला जाएगा इधर, क्योंकि वो लैग करेगा। जो आपको एक्चुअल में होना चाहिए तो वो नहीं होगा, उसके पीछे रहेगा वो। समझ में आया? इस डायरेक्शन से, इस चीज़ से समझो। ये जो एग्जांपल दिया उससे कि ये जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पे, इक्वेटर पे, वो ज़्यादा है तो उससे पीछे ही रहेगा, वो आगे कभी नहीं जा पाएगा, उसके बराबरी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ का वेलोसिटी आपका बॉल का कम है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे ज़्यादा है। नहीं समझ में आएगा फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं अच्छा से एक्सप्लेन कर दूँगा। अब ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बात है, लेकिन अगर क्या अगर मैं इक्वेटर से अगर इधर फेंकूँ, तो इक्वेटर से अगर मैं पोल की तरफ फेंकूँ तो कॉमन सेंस लगाओ ना। अभी मैंने क्या बोला? पोल पे कम वेलोसिटी है और आपका इक्वेटर पे ज़्यादा है, तो उल्टा कर दो। यहाँ पे आपका गाड़ी जो था ना, आपका ये जो गाड़ी है, अब इससे इस पे फेंको, तो खुद सोचो, कॉमन सेंस लगा, आपका आगे गिरेगा, इसके आगे गिर जाएगा, ये तो पहुँच भी नहीं पाएगा, इसके आगे गिर जाएगा। तो खुद सोचो, यहाँ से अगर कुछ फेंकोगे तो जाना चाहिए तो सीधा, अगर तो आपका आगे जाके गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा। समझ में आ रहा है? डेट्स वाई वी से कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ना कहीं से भी फेंको, आपका राइट हैंड में ही जाके विंड मूव करता है। तो अगर ऐसे जाएगा, जाना चाहता है ऐसे, तो जाएगा ऐसे राइट। ऊपर से आएगा तो आपका ऊपर से अब राइट साइड देखो, ऊपर से, जैसे कि इधर अपना सर कर लो, नीचे अपना सर कर लो और पैर इस साइड, इस डायरेक्शन में कर लो। समझ में आ रहा है? तो राइट आपका किधर पड़ेगा? इस डायरेक्शन में राइट पड़ जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? ठीक है, तो राइट साइड आपका इधर पड़ जाएगा, तो अब विंड ऐसे जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसमें आपका जो विंड का डायरेक्शन होता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, वो इस डायरेक्शन में जाता है। वैसे उसका उल्टा कर दो, सब कुछ उल्टा कर दो साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये राइट वार्ड टेंड करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसमें लेफ्ट वार्ड टेंड करता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है 2024 में। अब इसका एक फॉर्मूला भी बता देता हूँ कोरियोलिस फोर्स का। इसका होता है मैथमेटिकल फॉर्मूला 2mw, इसको ओमेगा बोला जाता है, रोटेशन ऑफ अर्थ का स्पीड है ये वेलोसिटी है जो मैंने अभी बताया था, इसको बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ द विंड। एंड साइन थीटा क्या है? आपका लैटिट्यूड, ये वाला लैटिट्यूड,
कि ऊपर जा रहे हो, कितना कितना लैटिट्यूड एंगल बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। तो एंगल पे भी डिपेंड करता है कितना लैटिट्यूड पे, वेलोसिटी ऑफ द विंड पे भी डिपेंड करता है, अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, मास ऑफ द विंड पे भी डिपेंड करता है, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन में सिर्फ 2024 वाला क्वेश्चन में पूछा था वेलोसिटी ऑफ विंड पे डिपेंड करेगा क्या, एंगल पे डिपेंड करेगा, तो यस दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। कोरियोलिस फोर्स मैंने आपको अच्छा से समझा दिया। अब आ जाओ जियोस्ट्रोफिक विंड। इस पे आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन मुझे लग रहा है कि कभी वो पूछ देंगे व्हाट इज जियोस्ट्रोफिक विंड, तो अच्छा समझना। हम लोग क्या अभी मैंने बोला कि ये आपका प्रेशर ग्रेडियंट है, ये आपका लो प्रेशर है, ये मानो ये आपका लो प्रेशर है, ये आपका हाई प्रेशर है, और ये यहाँ पे सभी जगह सेम प्रेशर है मानो, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोबारिक लाइन। आइसोबारिक किसको बोला जाता है, जब प्रेशर सभी जगह सेम हो, दिस इज कॉल्ड आइसोबारिक लाइन। तो इस पे मानो, तो मैंने क्या बोला, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, दिस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। और जब ये प्रेशर ग्रेडियंट को एग्जैक्टली बैलेंस कर ले कोरियोलिस फोर्स एकदम एग्जैक्टली बैलेंस कर ले, तो हमारा जो एयर होगा ना, हमारा जो एयर होगा वो विंड होगा जो दोनों के दोनों के पैरेलल फ्लो करेगा। ये दोनों जो प्रेशर का लाइन देख रहे हो ना आइसोबैरिक, उसके पैरेलल फ्लो करेगा, दिस इज कॉल्ड जियोस्ट्रोफिक विंड। इसमें और ज़्यादा घुसने का जरूरत नहीं है, वो कभी नहीं पूछेंगे ज़्यादा डिटेल में, बस इतना पूछ सकते हैं व्हाट इज जियोस्ट्रोफिक विंड, समझ में आ रहा। अब आ जाओ हमारा कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ विंड। कन्वर्जेंस क्या होता है, अच्छा समझना, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या होता है। अभी मैंने बताया था कि जहाँ पे भी हीटेड होगा वहाँ पे उठेगा, और जहाँ पे ये डाउन होगा वहाँ पे कन्वर्ज करेगा। यहाँ पे देखो कन्वर्ज हुआ, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये डाइवर्ज करेगा, समझ में आ रहा है। तो कन्वर्जन डाइवर्जन मैंने ऊपर भी बता रखा है। अब आ जाओ, ये मैंने बताया था ऑलरेडी, ये सब कुछ बता रखा है, ठीक है ना, ये सब मैंने बता रखा। अब इस चीज़ को समझते हैं, समझ में आ रहा है, ये वाला चीज़ को कि सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है। अच्छा समझना प्लेनेटरी विंड को। तो देखो प्लेनेटरी विंड जो होता है इसको प्राइमरी विंड भी बोला जाता है। किस पे डिपेंड करता है, साथ में याद कर लो, जो मैं जैसे अभी पढ़ाऊंगा साथ में याद कर लो। लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग, मैंने अभी बताया कि जब हीट होगा तो प्रेशर ग्रेडियंट चेंज होगा, प्रेशर और उसी के हिसाब से प्रेशर बेल्ट भी चेंज होगा। मैंने बताया ना, जहाँ पे हीट ज़्यादा होगा वहाँ पे आपका विंड ऊपर राइज करेगा, उसके बाद जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे हाई प्रेशर होगा, जहाँ पे ऊपर जाएगा वहाँ पे लो प्रेशर होगा। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे जैसे लैटिट्यूड, और लैटिट्यूड मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आपका लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, लो प्रेशर हाई प्रेशर। तो लैटिट्यूड की वजह से वेरिएशन हो रहा है ना, क्योंकि हीटिंग डिफरेंट है, यहाँ पे ज़्यादा हीटिंग है, यहाँ पे कम हीटिंग है, यहाँ पे ज़्यादा हीटिंग है, कम हीटिंग है, समझ में आ रहा है, उसके वजह से वेरी कर रहा है। तो ड्यू टू वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग, ठीक है, तो उसके वजह से प्रेशर बेल्ट हो रहा है। अभी मैंने बताया हीटिंग के वजह से क्या होगा, प्रेशर बेल्ट, उसके बाद प्रेशर डिफरेंट पाथ ले रहा है। मैंने अभी बताया था, यहाँ पे बताया था ना मैंने आपको कि डिफरेंट वेरिएशन होता है आपका, ये वाला मैंने बताया था ना कि डिफरेंट वेरिएशन होता है, वेरी करता है इन दोनों के बीच में। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच में नाचते रहता है, समझ में आ रहा है। तो ये नाच रहा है ना, यहाँ पे वही मैं बोल रहा हूँ, इसके बीच में नाचते रहता है, अपरेंट पाथ ऑफ द सन की वजह से वो नाचते रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशन, मैंने अभी बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कंटिनेंट के बीच में, देखो जैसे ओशन है तो ये ओशन है, ये मानो कंटिनेंट है, ये मानो कंटिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट जल्दी गर्म हो जाएगा। अब जल्दी अगर गर्म हो जाए कॉन्टिनेंट तो जल्दी ठंडा भी होता है ड्यू टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये अगर जल्दी गर्म हो रहा है कॉन्टिनेंट तो इसमें हीटिंग इफेक्ट जल्दी होगा ना, तो ऊपर ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा लो प्रेशर बनने का चांस रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा हाई प्रेशर बनने का चांस रहेगा। तो वही बोल रहा है कि ये उस पर भी डिपेंड करता है कि कॉन्टिनेंट ओशियन कहाँ एंड रोटेशन ऑफ अर्थ, अभी मैंने बताया कोरियोलिस फोर्स। तो इसको मेरे साथ याद कर लो। देखो सबसे पहले क्या, अच्छा समझना, बस ये चीज़ याद रखो कि हीटिंग हुआ तो हीटिंग की वजह से प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा। प्रेशर बेल्ट हमेशा सेम रहता नहीं, उस चेंज होते रहता है। और तीसरा आपका वो किस पे डिपेंड करता है, कॉन्टिनेंटल ओशियन पे। चौथा आपका रोटेशन ऑफ अर्थ पे, समझ में आ रहा है। अब आ जाओ प्लेनेटरी विंड। प्लेनेटरी विंड पहले ऐसे समझ लो, इसको अच्छा से समझो। प्लेनेटरी विंड को ऐसे समझना है आपको कि अगर लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर है ना, यहाँ पे लो प्रेशर है,
तो लो, और यहाँ पे क्या है हाई प्रेशर, मैंने ये सब बता दिया। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला कि हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की तरफ जाओगे तो इट विल टेंड, जो आपका एयर जो होगा वो राइट साइड में जाएगा। समझ में आ रहा है? वो आपका किधर जाएगा? राइट साइड में। अब देखो ये हो गया। अब मैंने अभी अभी बताया था ना आपको देर पहले कि ये आपका लो प्रेशर है, ये आपका हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आना चाहेगा ऐसे, लेकिन मैंने क्या बोला है, इट विल टेंड टुवर्ड्स राइट, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगा। तो जाना चाहेगा ऐसे, लेकिन जाएगा वो ऐसे। सेम टू सेम आपका यहाँ से विंड जाना चाहेगा इधर, लेकिन मैंने बोला आपका साउथ जो आपका हेमिस्फेयर है, साउदर्न हेमिस्फेयर, उसमें से लेफ्ट की तरफ टेंड करेगा एयर। तो इधर लेफ्ट, इधर राइट, फिर वैसे सारा एयर जाएगा। तो देख रहे हो कि डायरेक्शन, इसको हम लोग ये वाला विंड को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो इसको नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको डायरेक्ट बोल देते हैं ईस्टर्लीज। समझ में आ रहा है? सेम टू सेम अब यहाँ से ये वाला क्या है? लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर कैसे जाना चाहता है? ऐसे, लेकिन जाएगा किधर? ऐसे। समझ में आ रहा है? सेम ऐसे जाएगा, सारा ऐसे से जाएगा। और सेम टू सेम हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऐसे आना चाहेगा, लेकिन आएगा कैसे? ऐसे। तो इसको, ये वाला विंड को फिर से किधर से आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट से के डायरेक्शन से आ रहा है, लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेस्टर्लीज। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया वेस्टर्लीज, ये हो गया पोलर ईस्टर्लीज, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ईस्टर्लीज। समझ में आ रहा है? तो ये वेस्टर्लीज, ये ईस्टर्लीज, ये पोलर ईस्टर्लीज, यही आपका प्लेनेटरी विंड है। समझ में आ रहा है? इसको मैंने अच्छा समझा दिया। अब इसको और अच्छा से समझा देता हूँ। टाइप्स क्या क्या हो गया? ट्रेड विंड्स, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। जो अभी ईस्टर्लीज मैंने ये वाला समझाया था ना, ये वाला, ये आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज को, ये वाला जो ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज है ना, इसी को हम लोग ट्रेड विंड्स बोलते हैं। ट्रेड विंड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि पुराने ज़माने में इस रूट्स पे जो भी लोग आते थे उसको फ़ायदा होता था ट्रेड करने में, आराम से इस विंड के सहारे हम लोग आ जाते थे। अब आ जाओ सब ट्रॉपिकल हाई टू इक्वेटोरियल, ये मैंने समझा दिया। वेस्टर्लीज भी मैंने समझा दिया कि वेस्ट की तरफ। अब देखो यहाँ पे आपका लो प्रेशर है ना, ये लो प्रेशर है। तो लो प्रेशर में ये आपका हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से जाना चाहेगा सीधा ऐसे, लेकिन मैंने बताया आपको कि डिफ्लेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। किसके वजह से? कोरियोलिस फोर्स की वजह से, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्लीज। ऐसे इसी वेस्टर्लीज की वजह से हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बारिश होता है, कब होता है? ठंड के समय, विंटर के टाइम में आपका नॉर्थ वेस्टर्लीज की वजह से ही बारिश होता है, इसी वेस्टर्लीज की वजह से। ठीक है? वैसे इधर से अगर इधर से नीचे आऊँगा तो आना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन हम लोग इस डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। इसको हम लोग बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज। और ये मैंने आपको हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल ऑलरेडी बता दिया, पोलर जेट स्ट्रीम भी बता दिया, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भी मैंने बता दिया। ठीक है ना? अब ये भी मैंने बता दिया वेस्टर्लीज को। अब आ जाते हैं पोलर ईस्टर्लीज। पोलर ईस्टर्लीज मैंने बता दिया, ऑलरेडी बता दिया ये सब सारा। अब आ जाते हैं लोकल विंड्स। लोकल विंड्स क्या होता है? जो स्मॉल एरिया पे ब्लो करता है, जो छोटा एरिया पे चलते रहता है। अब बहुत सारा और विंड तो कैसे फ्लो करता है? आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो प्रोसेस तो वही रहता है, लेकिन ये एक छोटा एरिया में होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लोकल विंड। तो कुछ वार्म लोकल विंड्स होते हैं, कुछ कोल्ड लोकल विंड्स होते हैं। तो कुछ कुछ का नाम याद रखो, जैसे चिनूक हो गया, आपको याद रखना, मिस्ट्रल याद रहना चाहिए, लेवेंटर याद रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? वैसे एक और है फोन। फोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रिया हो गया आपका, स्विट्जरलैंड हो गया आपका, सॉर्डर्न जर्मनी हो गया, ये सब में आपका फ्लो करता है। हरमट्टन भी याद रखना, सहारा डेजर्ट। यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी दिखा दिया, जो डायग्राम में हो याद ही रख लेना। जैसे फोन हो गया, मिस्ट्रल हो गया, सिरोक्को हो गया, हरमट्टन हो गया, ब्रिक फिल्डर हो गया, ये सब याद कर लेना। ठीक है ना? आपका चिनूक हो गया, चिनूक बहुत ही इंपॉर्टेंट, चिनूक और आपका फोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सांथाना, ये सब आपको याद रखना है। ये मैंने एक वही दे दिया है आपका, ये मैंने एक टेबल दे दिया, आप याद कर लेना इसको। अब आ जाओ, देखो सब कुछ मैं आपका टेलीग्राम चैनल पे, अपना टेलीग्राम चैनल इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा इसमें, और आराम से आप उस पर जाके इसका जितना भी आपका PDF होगा
जो कलरफुल PDF होगा सब मैं उस पर डाल दूंगा, तो उसको बस आपको पढ़ना है, ये वीडियो देखना, उसको एक बार देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं लैंड एंड सी ब्रिज। नाम से क्या पता चल रहा है, लैंड एंड सी ब्रिज। तो जो सी ब्रिज, सी से जो हवा आता है ना, सी से जो हवा आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सी ब्रिज। और जो लैंड से आ रहा है, जो लैंड से आ रहा है उसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। कॉमन सेंस है, समझ में आ रहा है। जो लैंड से आएगा सी के तरफ, जो लैंड से सी की तरफ है उसको लैंड ब्रिज बोलेंगे, जो सी से लैंड की तरफ आएगा उसको सी ब्रिज बोलेंगे। कि आसान है ना समझना। और ये होता कैसे है, तो कॉमन सेंस अभी मैंने बताया कि जो लैंड होता है ना जल्दी हीट हो जाता है। तो दिन में क्या होगा, लैंड बहुत ज़्यादा हीटेड होगा, लेकिन आपका सी क्या होगा, ठंडा होगा, क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होता है वाटर का। जल्दी गर्म भी नहीं होता है, जल्दी ठंडा भी नहीं होता, लेकिन लैंड जल्दी गर्म भी होता है, जल्दी ठंडा होगा। तो जैसे ही गर्म होगा तो ऊपर एयर उठेगा, ऊपर एयर उठेगा, तब मैंने बताया कि यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर है, यहाँ पे ठंडा, सी में ठंडा हवा है तो लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। दिस इज कॉल्ड सी ब्रिज। तो एक साइकिल कंप्लीट होगा। फिर से समझ में आ रहा है। जस्ट इसका उल्टा कि लैंड ब्रिज क्या होगा, लैंड की तरफ से सी की तरफ जाएगा। ये कब होगा, नाइट के टाइम में। ये कब होगा, नाइट के टाइम में। नाइट के टाइम में क्या होगा आपका, लैंड क्या होगा, लैंड क्या होगा, ठंडा होगा ज़्यादा। तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और ये तो गर्म ही होगा। सी न जल्दी ठंडा होता है न जल्दी गर्म होता है, तो ये गर्म भी बहुत लेट से होगा, ये ठंडा भी बहुत लेट से होगा, तो ये गर्म रहेगा इसके रेस्पेक्ट में। तो ये क्या होगा, लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगा एयर। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। लैंड से लैंड ब्रिज, लैंड से किसकी तरफ आ रहा है, सी की तरफ आ रहा है। बस यही समझना था। अब आ जाते हैं एयर मास। एयर मास क्या होता है, अच्छा समझना। ये आपका, मानो आप अभी कहाँ पे हो, मैं तो अभी दिल्ली में हूँ, तो मानो कि मैं दिल्ली से देख लूँ चंडीगढ़, ऐसे एग्जाम्पल के रूप में बोल रहा हूँ कि दिल्ली से चंडीगढ़ में मानो एक मेरे पास एयर मास है, उसका सभी जगह टेम्परेचर सेम है। एक ऐसा एयर का मेरे पास कोई ब्लॉक है जिसका पूरा टेम्परेचर दिल्ली से लेके कहाँ तक, चंडीगढ़ तक सेम है। दिस इज कॉल्ड एयर मास, जिसका टेम्परेचर हॉरिजॉन्टली में कोई ज़्यादा मॉइस्चर में या टेम्परेचर में कोई खास डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। उसको बहुत सारा नेमिंग कर दिया गया, जैसे कि मैरीटाइम ट्रॉपिकल हो गया, मैरीटाइम पोलर हो गया, वो नेमिंग है, ठीक है ना। 5 टाइम का नेमिंग, ये आपको पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। और उसी में कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी दिखा रखा है, उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बस पोलर फ्रंट क्या बनता है वो मैं बता दूंगा, अभी ऊपर भी बता दिया था मैंने। द फ्रंट क्या होता है, फ्रंट का नाम मतलब से क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना फ्रंट पे जाके खेलना है, बैक फुट पे खेलना है, फ्रंट फुट पे खेलना है। फ्रंट मतलब होता है बाउंड्री मतलब आगे वाला जो पार्ट होता है, जैसे ये है और ये वाला है, तो इन दोनों के बीच में ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड फ्रंट। समझ में आ रहा है, बाउंड्रीज बिटवीन 2 एयर मासेस। तो ये 4 टाइप का फ्रंट होता है। कौन कौन होता है, कोल्ड फ्रंट हो गया, वार्म फ्रंट हो गया, स्टेशनरी फ्रंट हो गया, ओक्लूडेड फ्रंट हो गया। तो कोल्ड फ्रंट का मतलब जब कोल्ड जो आपका मास है ना, कोल्ड एयर मास जो है ना, मानो कि ये वार्म एयर मास है, अच्छा समझना, ये वार्म एयर मास है और ये कोल्ड एयर मास है। तो जब कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास की तरफ बढ़ता है ना, दिस इज कॉल्ड कोल्ड फ्रंट, और उसको पुश करता है, वार्म एयर मास को पुश करता है, दिस इज कॉल्ड कोल्ड फ्रंट। वार्म फ्रंट जस्ट इसका उल्टा, कोल्ड फ्रंट खड़ा है यहाँ पे ऐसे कोल्ड फ्रंट होता है, कोल्ड फ्रंट खड़ा है, ये वार्म आया और इसके ऊपर चढ़ गया, समझ में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड वार्म करंट, वार्म फ्रंट, समझ में आ रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा बारिश इसी में होता है, हमेशा याद रखना, सबसे ज़्यादा बारिश इसी में होता है। ये आपका देखो, ये अच्छा दिखा देता हूँ, ये आपका वार्म फ्रंट है, ये आपका कोल्ड था, वार्म आया इस पर चढ़ गया यहाँ पे, और ऊपर चढ़ेगा तो ये तो ठंडा वाला है एयर मास, तो इससे जैसे चढ़ेगा तो ये भी ठंडा हो जाएगा ऊपर वार्म फ्रंट। जैसे ही वार्म फ्रंट कोल्ड हुआ तो आपको पता है कि कंडेंसेशन होगा तो बारिश होगा, समझ में आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बारिश इसी केस में होता है, वार्म फ्रंट जब कोल्ड फ्रंट के ऊपर में स्लाइड करता है तब आपका ज़्यादा बारिश होता है। ओक्लूड स्टेशनरी का मतलब ही ना तो चल रहा है, न ये दोनों सेम जगह पे रुके हुए हैं, इसमें कुछ भी नहीं होता है, समझ में आ रहा है, एक जगह स्थिर है। दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी फ्रंट। ओक्लूडेड जब पूरा ये जो आपका कोल्ड फ्रंट था ना, ये पूरा रिप्लेस कर दे वार्म फ्रंट को, पूरा इसको हटा ही दे,
दिस इज कॉल्ड ओक्लूडेड फ्रंट। यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, बस इनिशियली थोड़ा सा प्रेसिपिटेशन होता है, बाद में ख़त्म हो जाता है सब कुछ, ठीक है। अब आते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये जो आपने फ्रंट समझ लिया ना, ये वाला फ्रंट, अब इसी के बेसिस पे आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले इसको समझ ही लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका थ्योरी। अच्छा से समझो, ये अभी मैंने बताया था ना, ये वाला चीज़ मैंने बताया था ना कि अभी हम लोग, ये आपका क्या है, इक्वेटर है, ये आपका इक्वेटर है। इक्वेटर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। ये आपका हाई प्रेशर है, ये आपका लो प्रेशर है, ये आपका हाई प्रेशर है। अच्छा समझना। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अगर एयर आएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर आएगा तो आना चाहता था सीधा, लेकिन जाएगा टेढ़ा। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ गया। वैसे लो प्रेशर से ये वाला आपका क्या है, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये लो प्रेशर था, तो लो प्रेशर की तरफ जाना चाहेगा तो जाना चाहता था सीधा, लेकिन जाएगा टेढ़ा। किसकी वजह से, कोरियोलिस फोर्स की तरफ। बट जैसे ये ऊपर पहुंचेगा ना यहाँ पे, तो ये वाला फिनोमेना होता है, ये वाला फिनोमेना कि अब ये यहाँ पे हम लोग, अब आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल नाम ही है इसका, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है। मीन्स इट इज़ नॉट हैपनिंग इन द ट्रॉपिकल रीजन, इट इज़ हैपनिंग इन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन। मीन्स टेम्परेट रीजन। मीन्स टेम्परेट रीजन का मतलब लगभग ये वाला रीजन में, मतलब 55 से 65 के बीच में, ये वाला रीजन में हो रहा है आपका साइक्लोन फॉर्मेशन। तो इस वाला रीजन में आपका कौन कौन सा सेल एक्टिव है, फेरल सेल एंड पोलर सेल। ये ठंडा होता है काफ़ी। तो ये जो होता है ना, एक देख रहे हो बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड कोल्ड फ्रंट। ये कोल्ड फ्रंट है, ये आपका वार्म फ्रंट है। इन दोनों के बीच में के ही वजह से आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है। अब देखो, ये जैसे ही, अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे एयर उठेगा ऊपर, तो एयर उठेगा तो एक तो इधर जाना चाहेगा। क्यों जाना चाहेगा इधर, क्योंकि डाइवर्ज होगा ऊपर। मैंने अभी बताया था कि ट्रोपोस्फेयर को ऊपर नहीं जा सकता है, उस डाइवर्ज होना ही पड़ेगा, बिकॉज ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम। मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, ऊपर जाएगा तो क्या कौन सा प्रॉब्लम हो जाएगा, वी कैन नॉट क्रॉस ट्रोपोस्फेयर ड्यू टू टेम्परेचर इन्वर्जन। तो इधर तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन एक पार्ट जो और ऊपर जाना चाह रहा था ना, उसको ये वाला चीज़, सब पोलर जेट स्ट्रीम, एक मिनट रुक जाओ, सब पोलर जेट स्ट्रीम अपने साथ लेके चला जाएगा। वो क्यों साथ में लेके चला जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जा रहा था ना, ये पोलर जेट स्ट्रीम ऐसे ऐसे जा रहा था यहाँ पे, और उसको मिल गया कोई साथ में रहा था, तो अपने साथ बहा के लेके जाएगा उसको। समझ में आ रहा है। तो इसलिए एक पार्ट इधर चला जाता है, एक पार्ट इधर चला जाता है। तो देख रहे हो, ये वाला आ रहा था ऐसे, ये जा रहा है ऐसे। तो ये अब ये वाला जो पार्ट यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, इसके बीच में एक यहाँ पे ये वाला जो प्लेस है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉइड टाइप का क्रिएट हो जाएगा। उसी वॉइड को भरने के लिए दोबारा उसको पीछा आएगा। तो देख रहे हो, एक ऐसे पीछा कर रहा है, एक ऐसे पीछा कर रहा है। इसके बीच वजह से एक सर्कुलेशन क्रिएट होता है, विच वी कॉल ए ट्रॉपिकल साइक्लोन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, फिर से एक बार समझा देता हूँ। यहाँ से एयर ऊपर गया, लेकिन ये जाना चाहता सीधा, लेकिन गया टेढ़ा ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। और इसका दो ब्रांच हो गया, एक इस डायरेक्शन में चला गया, एक इस डायरेक्शन में चला गया, और एक आपका किसके वजह से चला गया, इधर इस डायरेक्शन में, वो चला गया आपका सब पोलर जेट स्ट्रीम की वजह से। लेकिन हमारा ये वाला जो पार्ट है, अच्छा से समझा देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है ऐसे हो गया, और ये वाला जो ऐसे आ रहा था ना, वो फिर से इधर चला गया। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ जो आपका वॉइड क्रिएट हुआ ना, ये एयर ऊपर उठने से, उस वॉइड को भरने के लिए फिर से दोबारा पीछे आएगा। ये ऑलरेडी इधर चला गया था, तो एक तरीके से सर्कुलेशन क्रिएट कर दिया यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इसी को हम लोग अभी थ्योरी के रूप में समझ लेते हैं। तो वार्म ह्यूमिड एयर मासेस फ्रॉम द ट्रॉपिक्स मीट ड्राई कोल्ड एयर फ्रॉम द पोल्स। मैंने अभी बताया, ये पोल से आ रहा था, ये पोल से ड्राई एयर आ रहा था, उधर से कोल्ड, इधर से वार्म ह्यूमिड रीजन से आ रहा था। ये दूसरा, ये पोलर फ्रंट इज फॉर्म, ये पोलर फ्रंट क्रिएट हो गया। दूसरा क्या है, वार्म एयर इज पुश्ड अप। मैंने बताया ना, ये वार्म एयर ऊपर उठा दिया, पुश्ड अप। तीसरा क्या है, क्रिएट्स इनस्टेबिलिटी, लो प्रेशर इज क्रिएटेड इन द सेंटर ऑफ द इंटरेक्शन। यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि इसको ऊपर उठा दिया ना, तो जैसे ही वार्म एयर ऊपर उठेगा तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा।
फोर्थ, अब वॉइड इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ लूजनिंग ऑफ प्रेशर, वॉइड क्रिएट हो जाएगा ना, जब प्रेशर ही नहीं रहेगा तो वॉइड क्रिएट, द सराउंडिंग एयर पुश्ड इन टू ऑक्यूपाई दिस वॉइड, अब ये सराउंडिंग एयर को ये फिर से वापस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा और वही एक सर्कुलेशन क्रिएट कर जाएगा देगा, यही मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है ना। अब आ जाओ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन को पहले समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग वो सब देखेंगे। पहले इसका कंडीशन देख लेते हैं। क्या होता है, आपका वार्म ओशियन टेम्परेचर रहना चाहिए, दूसरा कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स नहीं रहेगा तो अभी मैंने ऊपर भी बताया एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी नहीं बनेगा कोरियोलिस फोर्स की वजह से, तो ये रहना बहुत ज़रूरी है। तीसरा आपका क्या है, वर्टिकल एयर वेरिएशन भी नहीं रहा, जैसे कि ऊपर एयर उठ रहा है तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 300 मीटर पर सेकेंड है, सॉरी किलोमीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे आपका 100 किलोमीटर पर सेकेंड, इतना कोई वेरिएशन नहीं काम करेगा, फिर बनेगा ही नहीं। हाँ थोड़ा बहुत 4, 5, 10 का भी चलेगा डिफरेंस तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए वर्टिकल एयर में। फोर्थ, प्री एग्जिटिंग वीक लो प्रेशर रीजन, हाँ जहाँ पे बन रहा है तो वहाँ पे इस एरिया में मानो बन रहा है तो ऑलरेडी यहाँ वीक रीजन होना चाहिए, ऑलरेडी यहाँ हीटेड रहेगा तो ऑलरेडी यहाँ पे वीक रीजन रहेगा क्योंकि इवापोरेशन से ऊपर जा चुका होगा बहुत सारा एयर, तो यहाँ पे वीक प्रेशर रीजन क्रिएटेड रहना चाहिए। फोर्थ, फिफ्थ जो है अपर डाइवर्सन, ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कहीं पे कन्वर्जेंस है तो ऊपर जाके डाइवर्ज करेगा ही करेगा, मैंने ऊपर भी बहुत बार बताया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका 3 स्टेज होता है, पहला क्या होता है फॉर्मेशन स्टेज, दूसरा इंटेंसिफिकेशन स्टेज, तीसरा होता है डिसिपेशन स्टेज। तो अच्छा समझना इस चीज़ को कि फॉर्मेशन स्टेज में क्या होता है। फॉर्मेशन स्टेज में क्या होता है कि आपका यहाँ पे इंसोलेशन हुआ, मीन्स जो सन का रेज यहाँ पे लगातार गिर रहा था, इंसोलेशन हुआ यहाँ पे, तो यहाँ का एयर ऊपर उठा तो इसको भरने के लिए आसपास के कोल्ड एयर आए, समझ में आ रहा है। ये और ऊपर जाते रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसोलेशन हो रहा था तो और भी यहाँ पे इवापोरेशन होगा और कोल्ड एयर आया, तो यही चलते रहता है बहुत देर के लिए। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन स्टेज। इंटेंसिफिकेशन कब होता है, जब ये क्यूमुलस क्लाउड ऊपर बन गया। अब ये क्यूमुलस क्लाउड क्या होगा, जैसे ही अब ये क्यूमुलस क्लाउड बनना शुरू हो जाएगा और ये बहुत सारा एयर आना शुरू हो जाएगा, तो अब क्या होगा कि ये सर्कुलेशन भी करने लग जाएगा, नीचे सर्कुलेट भी करने लग जाएगा। कैसे सर्कुलेट करता है ये बता देता हूँ, अच्छा से समझो कि एंटी क्लॉकवाइज ये कैसे मूव करता है। अभी मैंने क्या बताया था कुछ देर पहले कि जाना चाहेगा इधर लेकिन जाएगा इधर, समझ में आ रहा है। ये इक्वेटर से किधर जा रहा है, लो प्रेशर हाई प्रेशर, सॉरी एक मिनट आपका, हाँ ये आपका ट्रॉपिकल रीजन में फॉर्म हो रहा है, तो ये आपका क्या है, ये आपका है इक्वेटर, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका सब ट्रॉपिक है, समझ में, ये अच्छा समझना है इस चीज़ को, ये इस चीज़ को समझोगे तो आपको कुछ भी, एक मिनट ये वाला ले लेता हूँ, ये आपका इक्वेटर है, ये क्या है आपका सब ट्रॉपिक, इतना समझ में। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लो प्रेशर था, यहाँ पे हाई प्रेशर है, इतना समझ में आ रहा है। अब मानो ऐसे समझो, अब मानो कि अगर आपका एयर यहाँ पे ऐसे आ रहा था, सॉरी स्टर्लिज इधर से ऐसे आ रहा है, मान लो स्टर्लिज इधर से ऐसे आ रहा है, तो वे ऑफ बंगाल में मानो स्टर्लिज ऐसे आ रहा है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर ऐसे आएगा तो उसको किधर बेंड करेगा, ऐसे बेंड करेगा। आपका जो कोरियोलिस फोर्स होगा अगर ऐसे आ रहा है, ऐसे जाएगा तो ऐसे बेंड करेगा उसको, अगर ऊपर से ऐसे आएगा तो उसको ऐसे बेंड करेगा। इतना समझ में आ रहा है। कैसे भी इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर इसको ऐसे बेंड करेगा तो यहाँ पे तो आपका लो प्रेशर है, इसको जाना चाहे था इधर, लेकिन लो प्रेशर इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, कि इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, इस एयर को, लेकिन अब लो प्रेशर क्या कर रहा है कि अपने साइड में इसको अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज दिस इज लो प्रेशर रीजन, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो ये बोलेगा भाई मेरे पास में आ जाओ लो प्रेशर, तो ये अपना बेंड कर देगा रास्ता, ऐसे थोड़ा सा क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू लो प्रेशर। अब यही चीज़ ऐसे घूमने लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जस्ट उल्टा,
क्लॉकवाइज हो जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। समझ में आ रहा है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन का बहुत सारा नाम है, कौन कौन सा है आपका, यहाँ पे हो जाता है विली विलीज। कहाँ पे विली विलीज हो जाता है आपका, यह ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया ये सब में तो आपका साइक्लोन ही बोला जाता है। टाइफून कहाँ पे बोला जाता है आपका, जापान के आसपास। फिर हरिकेन कहाँ पे बोला जाता है आपका, नॉर्थ अमेरिका के आसपास, ठीक है ना। तो इसी को, अब ये तो पहला फॉर्मेशन वाला स्टेज बताया। इंटेंसिफिकेशन कब होता है, जब यही मैंने बताया ना, अब ये जब घूमने लग गया ना गोल गोल, तो यहाँ से आपका जो फॉर्मेशन ऑफ आई होता है। फॉर्मेशन ऑफ आई कैसे हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ आई ये ऐसा रीजन होता है जहाँ का प्रेशर सबसे कम होता है, सबसे कम लो प्रेशर रीजन होता है। और यहाँ से जब ऊपर उठता है एयर, तो ये वाला वार्म एयर है, एक्चुअली यहाँ पे वार्म एयर है, लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा जब ऊपर चला जाता है तो यही एयर जो होता है कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और फिर सबसाइड कर जाता है, वहीं पे सबसाइड कर देता है। ये वार्म एयर सोचो कूल हुआ, फिर यहीं पे सबसाइड कर दिया। ये सब जैसे सबसाइड करेगा ना, तो अपना जो हीट है कंडेंस हो गया था, ऊपर गया तो गर्म था, वो अपना ठंडा हो गया तो कंडेंस हो गया, तो अपना हीट इधर उधर दे देता है। यही चीज़ इसको इंटेंसिफाई कर देता है। समझ में आ रहा है कि अपना हीट जब देगा ना, तो ये फैल जाएगा, ये और फैल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इंटेंसिफिकेशन स्टेज। और ये आप जो देख रहे हो ना, ये इसको बोला जाता है आई, इसको बोला जाता है आई वॉल। ये आई वॉल की वजह से मैक्सिमम बारिश होता है, ये आई वॉल की वजह से ही सबसे ज़्यादा बारिश होता है। तो नीचे होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये चीज़ भी याद रखना, नीचे एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो जो ऊपर घूमेगा ना ये क्लॉकवाइज में घूमेगा। बस याद करने के लिए याद कर लेना, इसका कोई कहीं पे पूछेगा नहीं एग्जाम में। मैं समझा सकता हूँ लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं समझा रहा हूँ। बस ये याद रखना, नीचे अगर क्लॉकवाइज से घूमेगा तो ऊपर वाला जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, आउटवर्ड पार्ट, वो क्लॉकवाइज घूमेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज, अगर ये क्लॉकवाइज रहता तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। समझ में आ रहा है। इसका ये भी याद रखना कि इसका 15 to 30 किलोमीटर रहता है आई का लेंथ डायमीटर, और इसका होता है ऊपर वाला जो आउटवर्ड है उसका 150 to 250 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है ना। अब मैक्सिमम वेलोसिटी इसका 250 किलोमीटर पर आवर होता है। मतलब कि जैसे ये इंडिया है, तो यहाँ पे अगर है कोई, तो इससे ये 250 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इस कोस्ट की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। अब बट इन बे ऑफ बंगाल इसका थोड़ा सा ज़्यादा डायमीटर होता है, 600 to 1200 किलोमीटर भी इसका डायमीटर हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग, ये तो मैंने बता दिया कि एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। एंड देयर इज नो साइक्लोन नियर इक्वेटर। क्यों नहीं होता है भाई, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स मैंने बताया ना कि इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स एब्सेंट रहता है, ठीक। और ये मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेट और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल साइक्लोन में डिफरेंस क्या क्या होता है। डिफरेंस बस मेनली तीन याद रखना। एक तो कहाँ कहाँ फॉर्म होता है, उसके बाद ट्रॉपिकल जो होता है ज़्यादा वायलेंट होता है, सब ट्रॉपिकल उतना ज़्यादा वायलेंट नहीं होता है। पहले तो याद रखना कि कहाँ कहाँ फॉर्म होता है, और ज़्यादा वायलेंट कौन होता है, ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल उतना वायलेंट नहीं होता। एरिया भी याद रख लेना, एरिया किसका ज़्यादा होता है, तो आपका सब इसका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल का, और इसका कम एरिया होता है। समझ में आ रहा है। लेकिन ज़्यादा वायलेंट कौन है, ट्रॉपिकल। बस इतना भी याद रखो तो चलेगा। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक, थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म का पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ स्टॉर्म विद थंडर एंड लाइटनिंग। इट इज़ ए स्टॉर्म विद थंडर एंड लाइटनिंग। तो स्टॉर्म फॉर्मेशन कैसे हुआ, सेम प्रोसेस सब में हो रहा है कि ये आपका लो प्रेशर जोन यहाँ पे हीटेड हुआ, एयर ऊपर उठा, ठीक है ना। तो क्यूमुलस स्टेज इसको बोला जाता है। क्यूमुलस स्टेज मीन्स यहाँ पे क्यूमुलस क्लाउड बना, पहला स्टेज यही। लेकिन यही अब मैच्योर स्टेज कब बन जाएगा, जब यही आपका हीटिंग हो रहा है, ऊपर एयर जा रहा है, और साथ में ये कूल भी हो रहा है, नीचे भी गिर रहा है। दिस इज कॉल्ड डाउन ड्राफ्ट, दिस इज कॉल्ड इंटेंस अप ड्राफ्ट। अप ड्राफ्ट मतलब कि ऊपर में एयर भी जा रहा है हीटिंग के वजह से, और नीचे ठंडा होकर, यहाँ पे ठंडा होगा ना, ऊपर जाएगा तो ठंडा होगा एयर, उसका नीचे भी गिरेगा। दिस इज कॉल्ड डाउन ड्राफ्ट। अब जब खुद सोचो, ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो इनके बीच में फ्रिक्शन होगा ना। अब फ्रिक्शन होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना एयर के, वो डिसोसिएट कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन में बन जाएगा, और ये पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे मैं बोलूँ सोडियम है, सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो एक पॉजिटिव चीज़ भी बन गया मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो निगेटिव जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे जमा हो जाते हैं निगेटिव लेयर में, नीचे वाले लेयर में,
और जो पॉजिटिव जितने भी ये वाला इस टाइप के चीज़ें हैं ना वो ऊपर जमा हो जाता है। तो दिस क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपका लाइटनिंग होता है। कहाँ पे? उसी क्लाउड में लाइटनिंग हो रहा है। समझ में आ रहा है? वही उसी की वजह से इसका नाम पड़ा है थंडर स्टॉर्म। थंडर के साथ, लाइटनिंग के साथ हो रहा है। समझ में आ रहा है? और डेसिपेशन कब होता है? जब पूरा जो ये है ना एकदम ठंडा हो गया, पूरा क्लाउड ऊपर चला गया, पूरा आपका क्या हो गया, वो ठंडा हो गया। और ठंडा होने की वजह से पूरा इंटेंस प्रेसिपिटेशन हो गया, तो अपने आप वो ख़त्म हो जाता है। टोर्नेडो क्या होता है? नथिंग। टोर्नेडो इज नथिंग बट थंडर स्टॉर्म ही टोर्नेडो होता है। बस उसका एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि अनस्टेबिलिटी होता है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर में क्या होता है? इनस्टेबिलिटी होता है। उस इनस्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए अपने आप एक लो प्रेशर जोन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। वही लो प्रेशर जोन हाथी के ट्रंक की तरह नीचे आ जाता है। ये कहीं पे भी हो सकता है। इट कैन ओरिजिनेट इन सी ऑल्सो। सी में जब ओरिजिनेट होता है तो उसको वाटर स्पॉट बोलते हैं। और अगर यही चीज़ अगर आपका ग्राउंड पे होगा तो उसी को हम लोग टोर्नेडो बोलते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना है ये ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है, ये ऊपर से नीचे आता है। ऑलरेडी ये थंडरस्टॉर्म था और थंडरस्टॉर्म का जो एक ट्रंक जो है निकल के ज़मीन पे टच किया या ओशन को टच करेगा, सी को टच करेगा। दिस इज़ कॉल्ड टोर्नेडो। ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। बहुत कम समय के लिए होता है लेकिन ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इसका वीडियो मैं आपको इसका पूरा PDF आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक में दे दूँगा। थैंक यू।